हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है मलेरिया की वैक्सीन के ऊपर। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन है जिसका डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है वैक्सीन, कैसे वर्क करती है। इसी से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे आपको मैंने कल भी समझाया था, इससे पहले भी आर्टिकल्स में कई बार बताया है कि वैक्सीन जब भी पढ़िए तो उसके फीचर्स पढ़ लीजिए, कैसे काम करेगी और किसने बनाया है। 3 से 4 चीज़ों पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए काफ़ी रेलेवेंस है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम के ऊपर। ये अफ्रीका का बिगेस्ट डैम है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंस रखता है क्योंकि इथोपिया से अभी तक 4 से 5 सवाल यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। मैं शो करूंगा, मैं बताऊंगा कि ये डैम कहाँ पे बना है, किस रिवर पे बना है, वो रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। जैसे नील रिवर पे बना है तो आपको उसके बारे में समझाऊंगा, इथोपिया की ज्योग्राफी के बारे में समझाऊंगा। एक प्रॉपर स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025। आपको पता है उसमें नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंस है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि भैया राधा कृष्णन का चुनाव हो चुका है, ये एक पॉइंट कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको यहाँ पे उसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए क्योंकि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो उसी ईयर प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, बट ये नहीं पूछा था किसी ने द्रौपदी मुर्मू बनी है। क्वेश्चन कंप्लीट स्टैटिक पे था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इससे कनेक्टेड जो मेंस इंफॉर्मेशन है कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे पूरे हाउस को मेंटेन करता है, वाइस प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं समझाऊंगा। क्योंकि जीएस2 2022 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन भी होता है राज्यसभा का। फोर्थ आर्टिकल बात करता है एक ट्राइब फेस्टिवल है जिसका नाम है तीवा। अब ये हमारे जीएस पेपर 1 के लिए भी रेलेवेंस है, सोसाइटी सेक्शन जहाँ पे ट्राइब्स होती हैं। साथ ही साथ 2 जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है ट्राइब्स के लिए तो वहाँ पे भी इसकी सिग्निफिकेंस है। तो मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है तीवा ट्राइब फेस्टिवल और इससे कनेक्टेड क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछे गए हैं वो भी आपको मैं शो करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है जो करेंटली सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नर बिल के ऊपर कितने लॉन्ग टर्म तक या कितने समय तक बैठ सकते हैं, कब उन्हें एसेंट देनी है। आपको पता है ये ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अपनी ऑब्जर्वेशन, कोई ना कोई अपना वर्डिक्ट दे रही है इसके ऊपर। तो ये चीज़ आपको मैं समझाऊंगा अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। फिर गवर्नर से कनेक्टेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे डायरकी के ऊपर बात हुई है तो उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। आप नोटिस करेंगे जितने भी आर्टिकल्स होंगे उन आर्टिकल के अंदर जो की स्टैटिक टर्म्स होते हैं मैं उसको समझाता हूँ। वो समझाने के बाद मैं आपको पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट करता हूँ। इससे क्या होता है, इससे पहली चीज़ तो आपको आर्टिकल के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है कि आर्टिकल से क्वेश्चन कैसे उठ रहे हैं। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर्ड होता चलता है। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से बैटल आईएएस के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। टू द पॉइंट आपको बताऊं तो इंडिया की पहली इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन बनी है। उस मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है, एडफेल्कीवैक्स। इसको दिमाग में आपको बैठा लेना है, इसको लिख लो, कैसे भी कर लो, बस बैठा लो। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट केमेरिक मल्टी स्टेज वैक्सीन। अब सुन के लग रहा है सर ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में कैसे उठ सकता है वो बताऊंगा, और मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चंस उठे हुए हैं ठीक उसी तरीके से, मैं उसी पैटर्न पे बता रहा हूँ। ये कोई मैं एक्स्ट्रा नॉलेज है, मेरे पास कहीं से ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं मैं एकदम विजडम से भरा हुआ हूँ। मैंने पीवाईक्यू देखे, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडफेल्सीवैक्स आपके दिमाग में रखना है पहली चीज़। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 5 फर्म को लाइसेंस दिया है कि वो एडफेल्सीवैक्स को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं और कमर्शियलाइज कर सकती हैं। ये जो वैक्सीन है ये आईसीएमआर के द्वारा बनाई गई, ध्यान रखिएगा ये वैक्सीन किसने बनाई है, आईसीएमआर के द्वारा। और जो 5 फर्म्स हैं, ये 5 फर्म के नाम नहीं दिमाग में रखने आपको, बस ये 5 फर्म क्या करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगे और कमर्शियलाइज करेंगे। क्या क्या नाम है, एक ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, फिर आपका पेनिसिया बायोलॉजिकल, ये सब एक बार पढ़ लो, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कोविड वैक्सीन के ऊपर। अब ये वैक्सीन करती कैसे काम, जो आपका प्लास्मोडियम होता है, प्लास्मोडियम मतलब जो आपका मलेरिया का एक तरीके से बैक्टीरिया समझ लो एकदम आसान सी भाषा में, वो जब एंटर करता है तो बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ऐसे ही होता है जनरल एकदम लेमन
प्रोसेस में, लेकिन जब ये वैक्सीन लग जाएगी आपको तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो एंटर करने से पहले ही प्रिवेंट कर देगा, बस सिंपल मतलब ये है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आपको मलेरिया होगा तब नहीं लगती है वैक्सीन, मलेरिया होने से पहले ही वैक्सीन लगा दी जाती है कि आपको मलेरिया ही ना हो। ठीक है, अभी आपको और थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। इसको अफोर्डेबल, स्टेबल और स्केलेबल कहा जा रहा है कि भैया ये जो वैक्सीन है उसको 9 महीने तक रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। डेवलपमेंट कोलैबोरेशन आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आईसीएमआर के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन में फैसिलिटेशन किया जा रहा है जिससे मलेरिया को कर्ब किया जा सके। क्यों मलेरिया को कर्ब किया जा सके? क्योंकि पूरे ग्लोबल केसेस में 1.4% इंडिया के केसेस ही होते हैं। पूरे साउथ एशिया की बात की जाए, साउथ ईस्ट एशिया की, 66% बर्डन इंडिया की तरफ से ही है। तो कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन का डेवलपमेंट हो जाएगा, इसको कमर्शलाइज कर दिया जाएगा, तो इससे पब्लिक हेल्थ जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी और जो मलेरिया का ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार नोटिस करो यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन गया। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? मैंने कहा एड फैल्सीवैक्स दिमाग में रखो, किसने बनाई वो दिमाग में रखो, और ये कैसे वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है, ऐसा नहीं है कि आपको मलेरिया होगा फिर वैक्सीन लगाई जाएगी, ये पहले ही लगा दी जाएगी। तो क्वेश्चन और उठता है, सर तो क्या पूरी पॉपुलेशन को लगा दी जाएगी? जैसे वैक्सीन कोविड कैसे लगाई गई, सबको लगा दी गई, तो क्या आपका ये जो मलेरिया वैक्सीन है इसको भी ऑल ओवर इंडिया में लगाया जाएगा? आंसर इज नहीं। ये वहीं लगाया जाएगा जहां पे मलेरिया के केसेस हैं या मलेरिया एंडेमिक रीजन जो है, जहाँ पे मलेरिया केसेस होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं रीजन में, वहाँ पे बच्चों को लगाया जाएगा या फिर एडल्ट्स जिनके जो बहुत ही प्रोन है मलेरिया को लेकर के, वहाँ लगाया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हेल्थ गवर्नेंस इंपैक्ट हो रही है। सोच के देखो, है कि नहीं? हेल्थ गवर्नेंस से मदद मिल रही नहीं मिल रही? साथ ही साथ अब यहाँ पे कोविन पोर्टल को भी आप दिमाग में ला सकते हो। आपने कोविन पोर्टल सुना होगा, आपने डिजी लॉकर सुना होगा। तो ये सारे पोर्टल्स क्या हैं? ये सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे कि पब्लिक को आसानी से हेल्थ गवर्नेंस की जा सके पब्लिक के साथ। तो अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको लेकर गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन देना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? ये सब एक स्टेप्स हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हम वैक्सीनेशन कैसे कर रहे हैं और किस चीज़ का कर रहे हैं। मलेरिया कर रहे हैं तो कैसे मलेरिया प्रिवेंट होगा इन सब चीज़ों। ठीक है, अगेन आपको पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन छोटे से आर्टिकल से निकाल के मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया वैक्सीन, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी बेसिक नॉलेज लगाओ। क्या नहीं बोल सकते इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट मलेरिया? क्या ये नहीं लिख सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो, आप बोलिए। यस, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या यहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया कोई इसका नाम नहीं डाल सकते हैं कि पनेशिया बायोटेक, या फिर बोल देंगे कि भैया जाइडस लाइफ साइंस, या बोल सकते हैं आईसीएमआर, ऐसे बोल दें आईसीएमआर डेवलप्ड दिस वैक्सीन। अब यूपीएससी की आदत क्या है? गलत स्टेटमेंट देने की। तो बोल सकते हैं कि भैया हेल्थ मिनिस्ट्री डेवलप्ड दिस वैक्सीन, या बोल सकते हैं डब्ल्यूएचओ डेवलप्ड दिस वैक्सीन। तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? जो डिफरेंट टाइप की वैक्सीन बनी थी कोविड में, उसकी वैक्सीन के ऊपर सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे बोल सकते हैं वही सेम पैटर्न, द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड। यहां तक सही है, यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। यहां पे गलत कर दिया। तो यही सेम चीज मलेरिया में ही कर सकते हैं कि आईसीएमआर डेवलप्ड मलेरिया वैक्सीन विच इज यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव स्टेप। अब प्रिवेंटिव स्टेप लिखा जाएगा तब तो सही है, या ऐसे अगर लिख दिया जाएगा आईसीएमआर प्रोड्यूस्ड मलेरिया वैक्सीन विच इज गिवन वंस मलेरिया हैज हैपेंड टू एनी पेशेंट। अब ये सुन के आपको लगेगा सर मतलब ये मलेरिया होने के बाद लगाई जाएगी वैक्सीन? आंसर इज नहीं, ये तब लगाई जाएगी जब मलेरिया होने से पहले ही लगा दी जाती है। ठीक है, ये तरीका होता है जैसे आपको पीवाईक्यू पैटर्न को समझना है। आप 10 किताब पढ़ लेंगे बेटा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। मैं टाइम्स अगेन यही चीज बार बार आपको हाईलाइट करता हूं। कितना भी न्यूज़पेपर एनालिसिस आप पढ़ लोगे, कितने भी चैनल पढ़ लोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी में करंट अफेयर नाम की चीज एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है, वो होती है स्टैटिक पोर्शन के ऊपर ही बेस्ड। ठीक है, मैं जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए ही रेलेवेंट है। अगर आप सोचो सर यूपी पीसीएस के लिए भी क्या ये काम आ जाएगा, मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा कंप्लीटली नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे कुछ एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है। लेकिन अगर आप पूछोगे सर क्या यूपीएससी के लिए है, मैं कह सकता हूँ 100% कह सकता हूँ। ये 100% कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है ड्यू टू दिस पीवाईक्यू। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे सीडीएस 122 में क्वेश्चन वही सेम आया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक पूछा गया, तो वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे एड फैल्सीवैक्स नहीं बोल सकते? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग एड फैल्सीवैक्स वैक्सीन? आप बताइए, क्या ये नहीं पूछा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये बोल रहे दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिनगाइटिस। अब इसी के साथ आपको पता होना चाहिए मेनिनगाइटिस को लेके जो मैंने आपका मेनिनगो एंसेफेलाइटिस, अमीबिक मेनिनगो एंसेफेलाइटिस एक्चुअली जो मैंने समझा रहा हूँ आपको, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, जो केरला में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए वर्क कैसे करता है। जैसे जो आपकी एक ब्रेन में लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है मेनिनगिस लेयर। वो लेयर को ये अमीबा धीरे धीरे कट करने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन फैल जाता है। तो अभी तक उसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं बनी है, बट इन फ्यूचर बनेगी, तो वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो ये निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन मैंने इसलिए नहीं दिया कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए, मैंने इसलिए दिया कि क्वेश्चन है मलेरिया के ऊपर, तो ये करंट में चल रहा है, तो मलेरिया के ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम के ऊपर। ठीक है, ये एक डैम है जो इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे? इथियोपिया पे है। ठीक है, इथियोपिया, और ये एशिया अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, मतलब ये इससे बिजली जनरेट की जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए की जाए, इसका यूज किया जाएगा। कहाँ पे बनाया गया है? जो ब्लू नाइल रिवर है उसके ऊपर बनाया गया है, नियर सूडान बॉर्डर। अगर मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखाऊं तो आप देखोगे, ये देखो ग्रैंड रेनेसेंस डैम, और यहाँ पे क्या है? ये जो सूडान बॉर्डर है वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब ये कहाँ से, ये जो दिख रही है ब्लू ब्लू लाइन, ये क्या है? ये आपका ब्लू लाइन रिवर है। आप नोटिस करो कहाँ से निकल रही है? लेक ताना से निकल रही है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लू नाइल रिवर कहाँ से निकल रही है? लेक ताना से निकल रही है। यहाँ से निकलती है, निकलते 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 खौरतुम तक आती है। यहाँ से व्हाइट नील रिवर आ रही है, बस ये नाम ध्यान रखो। व्हाइट नील रिवर कहाँ से आ रही है? ये आ रही है, आप नोटिस करो, लेक विक्टोरिया से निकल के ये व्हाइट नील रिवर ऐसे निकलते हुए आएगी, और आ करके कहाँ पे मिल जाएगी? ये लोकेशन देखो, आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे आके मिल जाएंगी खौरतुम पे। खौरतुम के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, और यहाँ से जब मिल जाएंगी तो ये नील रिवर बन जाती है, यहाँ से इनको नाइल रिवर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जो इथोपिया में डैम बनाया गया, ये कहाँ बनाया गया? ब्लू नील रिवर बनाया गया। ये 5000 अप्रॉक्सीमेटली मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2011 में ही शुरू हो गया था, 4 बिलियन की कॉस्ट पे। लेकिन बीच में आपको पता है वो अफ्रीका रीजन में कितनी सिविल वॉर, कितना कूप्स चलते रहते हैं, इस वजह से ये कंप्लीट होने में क्राइसिस हो रहे थे, फाइनेंसिंग चैलेंजेस, बस फाइनली बन गया है, एट लास्ट बन गया है पूरी तरीके से। कहा जा रहा है कि भैया ये 55% पॉपुलेशन जो जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं इसको कहा जा रहा है कि ये नेशनल प्राइड और यूनिटी फॉर जो इथोपिया है उसके लिए बहुत बड़ा सिंबल है। ये आपका ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम, मेरे साथ फिर से बोलिए, गर्ड। गर्ड मतलब क्या है? ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। आपसे बोलेंगे गर्ड, आपसे कभी भी ये नहीं लिखा जाएगा ग्रैंड इथोपियन, क्योंकि अगर इथोपियन लिख देंगे तो कोई छोटा सा बच्चा बोल देगा हाँ इथोपियन मतलब इथोपिया की बात हो रही है। गर्ड जरूर लिख सकते हैं क्योंकि पूछा गया ऐसे कनेक्टेड क्वेश्चन। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो डैम बना है क्या इससे किसी को दिक्कत हो रही है? यस। अब ये जो डाउन स्ट्रीम कंसर्न्स क्या है? डाउन स्ट्रीम कंसर्न्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपस्ट्रीम कहा जा रहा है। मतलब रिवर जो होती है जनरली ये आपका टॉप लेवल है, यहाँ से ग्रेविटी के साथ बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डैम बना दिया जा रहा है तो नीचे जो स्टेट्स होंगे या नीचे जो कंट्रीज होंगी उनको दिक्कत हो सकती है कि पानी उन तक ना पहुंच पाए। तो सेम वही चीज यहाँ पे क्या है, जो इजिप्ट है, सूडान है, उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने कहीं ना कहीं कहा जा रहा है भैया ये एक थ्रेट है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो डैम बना दिया गया है ग्रैंड डैम, तो यहाँ पे पानी को रोक लिया जाएगा, तो उससे मे भी पानी सूडान में ना पहुंच पाए, फिर आगे जाके यहाँ पे इजिप्ट है वहां ना पानी पहुंच पाए। तब हम क्या करेंगे? आप नोटिस करो ध्यान से, ये क्या है? ये इजिप्ट रिवर है, नहीं है, सॉरी इजिप्ट कंट्री है। तो इजिप्ट का कहने का मतलब भैया हम लोग नीचे हैं ग्रेविटी में, तो पानी ऊपर से अगर रोक लिया जाएगा तो मे भी शायद पानी ना मिल सके हमको। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मीडिएशन किए गए, बट एट द एंड जो
इथोपिया ने अपना जस्टिफिकेशन दिया, वो ये दिया है कि भैया हम लोग इसका यूज़ इरिगेशन पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब ये मतलब नहीं कि इरिगेशन बना के हम लोग कैनल बना देंगे। तो अब इरिगेशन आपको पता होना चाहिए क्या है। इरिगेशन मतलब जब आर्टिफिशियल तरीके से हम ज़मीन में पानी को डालें, जैसे खेती होती है वहाँ पे इरिगेशन क्या है, एक तो नेचुरल लेवल पे जब रेनफॉल होती है वो नेचुरल इरिगेशन होता है। लेकिन जब आप इरिगेशन कैसे, ट्यूबवेल लगा लो, वहाँ से पानी लो, स्प्रिंकलर इरिगेशन करो, पाइप्स को लगा दो, छोटे छोटे फुब्बारे लगा दो, सब क्या इरिगेशन का हिस्सा है। तो इथोपिया कहने का मतलब है भैया हम लोग इसका इस्तेमाल इरिगेशन से नहीं करेंगे कि पानी को हम लोग अपने पास रख लेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे पानी से। पानी क्या करेगा, जितनी स्पीड में पानी आएगा उससे टरबाइन मूव करेंगे, टरबाइन मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और फिर पानी अपने आप चला जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वही सेम चीज कहने का मतलब है, देयर वोंट बी एनी रिडक्शन इन नाइल फ्लो, ठीक है, क्योंकि गर्ड जो है ब्लू नाइल के ऊपर बैठता है। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखी जाए तो इथोपियन गवर्नमेंट कह रही भैया ये यूनिफिकेशन का काम करेगी, ये जो डैम बनाया गया है ये एक सिंबल के तरीके से काम करेगा, जिससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जनरली पता होनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ भी बता दिया, लेक टाना है जहाँ से ब्लू लाइन निकल रही है, और जो आपका लेक विक्टोरिया है वहाँ से आपका व्हाइट लाइन निकल रही है, ठीक है, व्हाइट नील निकल रही है। अब यहाँ पे आपको इथोपिया की थोड़ी बहुत रेफरेंस बताता हूँ। इथोपिया ईस्ट अफ्रीका में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न मतलब सींग पे है, ठीक है, आप ध्यान दोगे तो सींग पे है अफ्रीका के, लैंडलॉक कंट्री। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए, ये जो आपकी इथोपिया की बॉर्डर है ये ऐसे आ जा रही है, मतलब ये रेड सी से कनेक्ट नहीं हो रही है। तो जब लैंड लॉक कहा जा रहा है मतलब इसका कनेक्शन वाटर से आसपास नहीं है, सी से नहीं है। अगर इसकी बॉर्डर, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, इसकी बॉर्डर कहाँ पे, इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, सूडान, साउथ सूडान और केन्या, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है, मैप पे इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। कैपिटल क्या है, अदीस अबाबा इसकी कैपिटल है। अगर मैं थोड़ी बहुत टोपोग्राफी की बात करूं, जो हाईलैंड मतलब जो थोड़े माउंटेनियस रीजन है, इथोपियन प्लेट्यू है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3,000 मीटर मतलब जनरली कहे जाते हैं। सॉइल यहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स में आते हैं वो। लो लैंड एरिया मतलब जो प्लेन्स की बात की जाए, जो एकदम समतल जमीन है, वो आपकी क्या है, उसका नाम क्या है, अफार डिप्रेशन कहा जाता है। सोमाली रीजन उसका नाम है उगाडेन, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, उगाडेन क्या है, ठीक है। रिवर की बात की जाए तो ब्लू नील रिवर जो है ओरिजिनेट करती है, इतना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात की जाए, मैंने कहा उगाडेन रीजन, आप देखो ये है उगाडेन रीजन, यहाँ पे क्या है, सोमालिया। उगाडेन और सोमालिया, इस इथोपिया और सोमालिया के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला था, किसके पीछे, उगाडेन रीजन के पीछे चला था। ये साउथ ईस्ट में है, ये पहले इथोपिया सोमालिया का डिस्प्यूट काफ़ी चल रहा था। यहाँ पे ड्रॉट्स बहुत होते हैं, सूखा बहुत पड़ जाता है, तो ये रीजन काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। अभी जब आपको PYQ दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा सर ने क्यों उगाडेन रीजन को इतना हाईलाइट किया, ठीक है। तो ये किसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, ये इथोपिया और सोमालिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। टिग्रे रीजन कहाँ पे, यहाँ पे सिविल वॉर रिसेंटली हुई थी, ठीक है, ये आपका इथोपिया का हिस्सा है। अम्हारा रीजन जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड में आता है, यहाँ पे आपका अम्हारा रीजन दिखेगा, यहाँ से ब्लू नील रिवर ओरिजिनेट करती है। अब आपको समझ में आया, अम्हारा रीजन जो देख रहे हो ये अम्हारा रीजन ही है जहाँ से आपका ब्लू नील रिवर क्या करिए, ओरिजिनेट करे। फिर ओरोमिया है, ये लार्जेस्ट रीजन कहा जाता है, इसका एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे लोकेशन देखोगे किसकी, इथोपिया के, तो यहाँ पे देखोगे रेड सी के पास में बस क्या है, यहाँ पे जिबूटी आपको दिख रही है, बबल एल मंदब स्ट्रेट पास में है। मैरिटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस हो जाती है, ठीक है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बात बताई, मैंने कहा उगाडेन दिमाग में रखो, टिग्रे कहाँ पे है ये दिमाग में रखो क्योंकि सिविल वॉर है। कहीं पर भी कोई भी रीजन जहां पे सिविल वॉर हो रही है उसको जरूर दिमाग में रखिए, क्योंकि यूपीएससी वहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। कहीं पे मिलिट्री टेक ओवर्स हो रहे हैं वो दिमाग में होने चाहिए आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, यूपीएससी 2008, उगाडेन रीजन हैज बीन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच कंट्रीज। अभी मैंने आपको बताया, कैसे बताओगे, मोरक्को, नाइजीरिया, अंगोला, इथोपिया एंड सोमालिया। भैया मैंने भी तो वही बताया ना अभी आपको, इथोपिया एंड सोमालिया के बीच उगाडेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 2009 में फिर से रिपीटेशन मार दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री फॉट वॉर्स ओवर रीजन कॉल्ड उगाडेन। अब आप बताओ क्या है इसका आंसर, ऑब्वियसली बोलोगे सर यहाँ पे इथोपिया एंड सोमालिया। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी रिलेवेंस क्या है। एक बार अगर आप रिलेवेंस समझ लोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस मिल जाएगी।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या डाला गया, डॉनबस डाला गया, टिग्रे डाला गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों टिग्रे के ऊपर हाईलाइट किया, नॉर्थ यमन। यूपीएससी ने गलत कर दिया, डॉनबस। कल ही मैंने आपको डॉनबस के बारे में समझाया था, जहां बताया था डॉनबस कहां पे है, यूक्रेन का रीजन है। कल मैंने प्रॉपर स्टोरी में भी समझाया था कि डॉनबस रीजन में एक ये बात की जा रही है कि पीस डील में डॉनबस को दे दिया जाए रशिया को। तो डॉनबस के जो रेफ्यूजीज हैं उनके कहने का मतलब है भैया इतने लोग मारे गए किस लिए, सिर्फ इसलिए कि भैया हमारा रीजन दे दिया जाए रशिया को। तो ये कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए। केवल देखो अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मंथली मैगजीन से पढ़ोगे तो वहां से आपको फैक्ट मिलेगा डॉनबस कहाँ पे है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से पढ़ा तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर आपने ओगाडन है तो आपको हाँ सर ने ओगाडन समझाया था, फिर आपको अगर अम्हारा दिखेगा तो अम्हारा को आप कनेक्ट कर पाओगे, हाँ भैया अम्हारा में यहाँ पे नॉर्थ नील रिवर ओरिजिनेट हो रही है जो आगे जाकर के व्हाइट नील से मिलती है, कहाँ पे, खौरतुम में मिलती है। अगर आप लिखोगे खौरतुम पीवाई यूपीएससी लिख दो तो आपको दिख जाएगा, इससे भी कनेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2022 में भी क्वेश्चन देखिए, अम्हारा रीजन। अब आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे है, इथोपिया पे है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये दिखाने का, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। ठीक है, आपको रेलेवेंस अब समझ में आ रही होगी, जो मैं बता रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है बताने का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के नॉमिनी थे, वो 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, बी सुदर्शन रेड्डी। ये आपके जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, ये रिटायर्ड जज हैं बेसिकली। ये इनको डिफीट करके सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं आपके 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना ही पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत एंटर करो। ठीक है, अगर मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूं तो 788 टोटल थे, 245 राज्यसभा से, 543 आपके लोकसभा से थे। ठीक है, वोट जो कास्ट किए गए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 767 कास्ट हुए थे, और फाइनली 452 वोट्स इनको मिले, फिर 300 वोट इनको मिले, तो 152 वोट से राधाकृष्णन बन चुके हैं। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, डन। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन बेसिस के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कैसे होता है। अगर आर्टिकल बेसिस से बात की जाए तो 63-71 के बीच में जो होता है वहां पे कहीं ना कहीं आपको वाइस प्रेसिडेंट की मेंशनिंग मिलेगी। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है। अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर, वो केवल एमपी करते हैं, एमएलएस नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की हिस्सेदारी नहीं होती है। अगर आपसे बोला जाए क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी स्टेट लेजिस्लेचर की हिस्सेदारी नहीं होती है, आंसर इज नहीं। वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर एमएलएस वोट करते हैं, लेकिन जो आपका वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसमें केवल एमपी वोट करते हैं। इसलिए देखो टोटल कितने थे, 767 ही तो हुए थे वोट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है। मतलब अगर यहाँ पे जितने भी मेंबर, लेट्स से 100 मेंबर हैं, तो जिसके पास 40% से ज्यादा होगा, मतलब जनरली जिसके पास मैक्सिमम वोट होंगे वो जीत जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एमपी हो तो आप जाके सिर्फ एक मेंबर को वोट दोगे। आपके सामने लिस्ट होगी, 1 2 3 ऑप्शंस होंगे, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहो, आप बोलोगे सीपी को देंगे, सेकंड किसको दोगे, सुदर्शन रेड्डी को दोगे, तीसरा कोई और कैंडिडेट होगा। तो ऐसे नॉमिनेशन होता है जनरली। ठीक है, इनका टर्म जो होता है 5 साल का होता है, री इलेक्शन के लिए ये एलिजिबल होते हैं। ओथ प्रेसिडेंट इनको दिलवाते हैं। क्वालिफिकेशन देखी जाए ये जरूर रखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, 35 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए, लोकसभा मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना होगा। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विद रिगार्ड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो तुरंत आपका दिमाग खटकना, क्योंकि जो भी अगर आपने हल्का सा भी पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसी लाइंस यूपीएससी डालता है। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट की वैकेंसी होती है या फिर प्रेसिडेंशियल ऑफिस एब्सेंट में होते हैं। ठीक है, रिमूवल कैसे होता है, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास किया जाता है, लोकसभा एग्री करती है उस पर, लेकिन तभी भी अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है या उनको रिमूव किया जाता है तो जो उनके द्वारा काम किया गया है वो वैलिड होगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। भले ही मान लो आज अगर 10 सितंबर है,
शाम को उनका रिमूवल हुआ है, तो शाम को 6 बजे तक जो जो काम किया होगा वाइस प्रेसिडेंट ने, वो पूरा का पूरा वैलिड कहा जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला इसको दिमाग में रखिएगा। 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता है। जो इनकी सैलरी है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये ड्रॉ करते हैं, नॉट एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट की? सेकंड ऑफिस है, हाईएस्ट ऑफिस, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। कभी भी राज्यसभा में कोई वोटिंग हो रही है और ब्रेकिंग बोलते ना, एक टाई ब्रेक हो चुका है कि भैया 20-20 वोट बराबर हो, तो वहां पे ये एज अ कास्टिंग वोट के तरीके से काम करते हैं। प्रेसिडेंट का भी रोल निभाते हैं जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ये पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी का एक सिंबल होते हैं। कभी भी जो ऑपोजिशन होता है राज्यसभा में, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जो कि चेयरमैन होते हैं। नेशनल स्टेबिलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिस्कस करना है रोल, तो रोल क्या है? जो सेशन है उसको प्रेसाइड करते हैं, फेयरनेस में आपका इंश्योर करने में मदद करते हैं, कास्टिंग वोट में, फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस को गाइड करने में मदद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने में वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तो ये सारे क्या है? 1 पॉइंट है। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो कि भैया वो डिबेट कंडक्ट कराते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं, पार्लियामेंट्री रूल्स को फॉलो करते हैं। ये तो है, मतलब डिस्कस का अर्थ क्या हुआ? अभी तो आया था 2022 में क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट दे दिया, आप एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, अभी मैंने आपसे कहा था वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर एनी सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अब मान लो आज सीपी राधाकृष्णन है, इन्होंने 1 महीना काम किया, 1 महीना काम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बोलता है भाई साहब जो आपका इलेक्शन है ये नल एंड वॉइड है, अब आपको अपने ऑफिस से हटना पड़ेगा। तो जो 1 महीने में इन्होंने काम किया है वो तो वैलिड ही रहेगा, मैंने आपको अभी समझा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द एक्ट्स डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। अब आपको समझ में आया क्यों मैंने कहा कि मान लो सुबह है वो बंदा, शाम को 6 बजे इनवैलिड हो जाता है, तो क्या शाम तक के काम को इनवैलिड कहा जाएगा? नहीं इनवैलिड कहा जाएगा, ठीक है। यहां क्या कह रहे हैं? दे आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड, मतलब इनवैलिड कहा जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो इसमें ओनली वन इज द राइट वन। अब आप नोटिस कर रहे होंगे ध्यान से कि मैं जो एक एक लाइन बोल रहा हूं वो सिर्फ एज अ स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ओरिजिनेटेड लाइन है, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग सके। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल डायरेक्टली एक छोटा सा पॉइंट था, स्नैप पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे तीवा ट्राइब्समैन के ऊपर बात की गई थी, तो मैं तीवा ट्राइब के ऊपर बताता हूँ। ये आसाम और मेघालय की इंडिजिनस कम्युनिटी है। इनका जो कल्चरल ट्रेडिशन है, फेस्टिवल, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफस्टाइल, इसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। इसमें एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है लांगखुन फेस्टिवल, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लांगखुन फेस्टिवल किसके लिए रेलेवेंट है? तीवा ट्राइब के लिए। तीवा ट्राइब कहाँ पे है? आसाम मेघालय के लिए। ये तीवा कम्युनिटी का काफ़ी मेजर फेस्टिवल है। यहाँ पे नेचर को काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद दिया जाता है, अच्छी फसल के लिए बहुत प्रेयर की जाती है, इसमें रिचुअल प्रेयर्स, म्यूजिक, ये जनरल है, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं उठेगा। लांगखुन फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे उमसोवाई विलेज है, जहाँ पे ये कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहीं पे तीवा ट्रेडिशन का कल्चरल हब कहा जाता है। कौन सा विलेज है? उमसोवाई विलेज, ठीक है। कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तीवास, कार्बीज, ये सब यहाँ पे रहते हैं। ये फॉरेस्ट, हिल, कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। अब क्वेश्चन हो सर आपने ये तीवा ट्राइब लांगखुन फेस्टिवल क्यों बताया, और मैंने ये क्यों हाईलाइट किया कि ये लांगखुन फेस्टिवल में ये लोग नेचर को थैंक करते हैं और गुड हार्वेस्ट के लिए प्रेयर करते हैं? रीज़न इज 2014 का यूपीएससी का सवाल। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग सर्टेन कम्युनिटीज ट्राइब प्लांट सैपलिंग ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज। तो क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते हैं एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग नहीं, अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द नेम लांगखुन इज सेलिब्रेटेड इन सर्टेन रीजन। सो आपसे बोलेंगे विच ट्राइब इज इन्वॉल्व, तो क्या आप बोल नहीं सकते हो तीवा ट्राइब इज इन्वॉल्व? यहाँ पे क्या बोले? भूटिया, लेप्चू, गोंड, कोरकू, इरुला,
तोडा और आपका सहारिया गाइड। तो आप बोल सकते हो गोंड कुरकू वाले हैं, बट अगेन बाकी तीन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भूटिया और लेप्चा ट्राइब ये सिक्किम की हैं। इरुला और टोडा जो ट्राइब हैं ये तमिलनाडु में। इरुला के ऊपर भी क्वेश्चन था पीवीटीजी के कनेक्शन में, आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सहारिया और जो अगारिया हैं वो आपके मध्य प्रदेश में जनरली ये ट्राइब्स हैं जो रहती हैं, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कंप्लीटली प्रोवाइड कर दी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये बहुत ही जनरलाइज्ड आर्टिकल है, अभी भी इसके ऊपर चर्चा चल रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने 143 जो आर्टिकल है जो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन के ऊपर बात करता है, मतलब प्रेसिडेंट को कभी भी कोई डाउट होगा, कोई लीगल चीज नहीं समझ में आ रही है, तो प्रेसिडेंट वो रेफरेंस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया सुप्रीम कोर्ट भैया आप ना हमें हमारे डाउट्स को क्लियर करो। तो प्रेसिडेंट ने 143 का रेफरेंस दिया था विद रिगार्ड टू द जजमेंट विच सुप्रीम कोर्ट गेव। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु का केस चल रहा था वहां पे एक 3 महीने की डेडलाइन डाल दी थी कि गवर्नर को विद इन 3 मंथ जो बिल है उसका एसेंट देना पड़ेगा, नहीं देगा तो बिल बाय डिफॉल्ट पास कहा जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर बात हो रही थी, 5 जज की बेंच हेड की जा रही थी जस्टिस पीआर गवई के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, जो इशू है वो ये देखा जा रहा है कि जो टाइमलाइन इंपोज की गई है गवर्नर के ऊपर, क्या वो सही है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट ने बेसिकली ये पूछा कि जो जुडिशरी ने इंटरफेरेंस किया है गवर्नर की पावर में 3 महीने की डेडलाइन दे करके, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब आपको जो स्टेट बिल की एसेंट है वो आर्टिकल 200 और 201 में बात की जाती है। इशू स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु गवर्नर के रेफरेंस में, ठीक है, जब जो कोर्ट्स थे उन्होंने स्टेट अवे बोला था कि 3 महीने की डेडलाइन है और बिल को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो बिल पास कहा जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब की ऑब्जर्वेशंस ये आपको दिमाग में रखना होगा। गवर्नर के रेफरेंस में कहा गया है कि इसको ये मेंस में आप राइटिंग डाल सकते हो कि जो 5 जजेस की बेंच थी उन्होंने एक चीज बोली कि भैया ये गवर्नर एज अ ट्रू गाइड और फिलोसोफर के तरीके से काम करता है, जिससे कोलैबोरेटिव रिलेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ मेंटेन रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर ये चीज कही है कि अगर बिल को एसेंट देने में डिले हो रहा है तो ये चीज कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसेस होते हैं उसकी वैल्यू को अंडरमाइन करता है। और ये भी चीज हाईलाइट की, भैया जो 26 स्टेट और यूटी में कोई डिले नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ही स्टेट्स में डिले हो रहा है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो अब यहाँ पे तो बेसिक बच्चा ही बता देगा कि भैया वहां पे कौन कौन सी पार्टीज हैं, वहां पे अगेंस्ट बीजेपी पार्टीज हैं। वेस्ट बंगाल में केस चल रहा है, तमिलनाडु में केस चल रहा है, केरल में केस चल रहा है, कर्नाटका में कहीं ना कहीं ये पॉइंट उठ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे अपोजिशन वाले जो स्टेट्स हैं जहां पे दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये चीज हो सकती है जहां पे, और हो क्या सकती है, ऑब्वियस सी बात है यही रीजन है, बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब पंजाब में भी स्टार्ट हो रही है ये सेम चीज। पंजाब में आप गवर्नमेंट है तो वहां पे भी केसेस उठ रहे हैं, गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो सर्टेन बिल्स को डिले कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट जो केरल के द्वारा और डिफरेंट स्टेट के द्वारा ये किया जा रहा है कि गवर्नर को प्रॉम्प्टली एक्ट करना चाहिए। मतलब भाई साहब आपको ये नहीं करना है कि आप अगर कोई भी बिल पास हो रहा है उसको स्ट्रेट अवे आप अपने पास रख ले रहे हो, आप रिजेक्ट कर दो या तो पास कर दो। क्योंकि अगर अब सोच के देखो गवर्नर के पास पावर क्या है, गवर्नर के पास जो पावर है, पावर के रेफरेंस में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे या तो अप्रूव करे बिल को, बिल के एसेंट की पावर बात की जाए, या तो बिल को विथहोल्ड कर ले या तो बिल को रिटर्न कर दे। अगर अप्रूव कर देगा तब तो पास हो गया, लेकिन अगर बिल को रिटर्न कर दिया और रिटर्न करने के बाद दोबारा पास हो गया तब गवर्नर को मजबूरी है देना ही पड़ेगा एसेंट। तो इसलिए गवर्नर क्या करते हैं, चुपचाप धर लेते हैं अपने पास बिल, और धर इतना लेते हैं कि 2 से 3 साल तक बीत जाते हैं बिल के ऊपर, एकदम टस से मस नहीं होते। क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता ही नहीं है, कोई लीगल टाइम ड्यूरेशन लगा ही नहीं है, कोई बाउंडेशन गवर्नर के ऊपर कि इतने टाइम ड्यूरेशन में गवर्नर को बिल के ऊपर एसेंट देनी होगी। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं गवर्नर भी कह सकते हो उठाते हैं, या फिर जो आपकी मेजॉरिटी पार्टीज हैं, जो पार्टी पावर में है, वो इसका यूज करती है, जो आपके लेजिस्लेचर के द्वारा, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा कोई बिल पास किया जाता है उसको ना पास करने देने में, ठीक है। कर्नाटका भी कह रहा है भैया गवर्नर के पास एक्सपेंसिव पावर ज्यादा देने से क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जिसको जनता नियुक्त करती है उसमें डिसरप्शन आता है, ठीक है। तो ये बेसिक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस इस पूरे केस का ये है कि भैया जो भी लेजिस्लेटिव बिल है वो बिना किसी अननेसेसरी डिले के पास हो जाए। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ को और मजबूती मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ की टर्म्स याद बात हुए थे, एसेंट ऑफ बिल मैंने
समझा दिया। आर्टिकल 200 और 201 में आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर बात होती है, गवर्नर किस तरीके से स्टेट बिल को असेंट देगा। मनी बिल के ऊपर सवाल पूछा गया था 109 के ऊपर, तो यहाँ पे आपसे 200 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 143 के बारे में आपको बताया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात होती है। डायरकी मतलब क्या होता है? डायरकी मतलब ये होता है कि भैया दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, जैसे गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये अपनी अपनी पावर को यूज करती हैं। अब अगर ये लोग इंडिपेंडेंट तरीके से यूज करेंगी तो उससे क्या होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट सिंपल मतलब होता है कि पावर को दो लोगों में डिवाइड कर देना, ठीक है। इसका मेंशनिंग अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे ब्रिटिशर्स करते थे। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस मतलब क्या होता है, मतलब डायरकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग काम करेंगे, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टुगेदर वर्क करना चाहिए, उसी को कोलैबोरेटिव गवर्नेंस कहते हैं। टाइमलाइन फॉर असेंट जो आपका कोर्ट ने बताया था, विद इन 3 मंथ गवर्नर को इस डेडलाइन के अंडर में बिल को असेंट देनी होगी, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने स्टैटिक टर्म वाली जितने थे बता दी थी। 2018 में क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म। अगेन ये सही है। द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक काम करना है, या तो लक्ष्मीकांत खोलिए आप, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए, या तो आप लिखो गवर्नर यूपीएससी, नेट के ऊपर बगल में डालिए, उसके बारे में पढ़िए और फिर उसके फीचर्स में आपको समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है। 2014 का एक क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब ऐसी पावर जो कि गवर्नमेंट अपने विल पे यूज कर सकता है, मतलब उस पर किसी की बाउंडेशन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या कर सकता है। यहीं पे मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि बिल को अपने पास धर लेना, या तो बिल को वो प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे, यही मैक्स टू मैक्स करेंगे। क्या गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को? आंसर इज यस, बट क्या गवर्नर की ही डिस्क्रिशनरी पावर होती है? आंसर इज नो। तो कब गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है सीएम के रिगार्ड में? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजॉरिटी को ना शो कर पाए स्टेट लेजिस्लेशन में, तो उस केस में गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है, फिर वो किसी भी सीएम को जो उनके मन में है उसको अपॉइंट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया डायरकी के ऊपर। डायरकी मतलब क्या होता है? डायरकी का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया कि भैया जो पावर है वो डेलीगेट कर दी जाएगी डिफरेंट लोगों के बीच में। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर 2 हाउसेस नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट नहीं, हैविंग 2 सेट ऑफ रूलर्स 1 इन, ये भी गलत है। ये अभी गवर्नर के रेफरेंस से बात नहीं हो रही है, देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री बात हो रही है। तो इंडियन हिस्ट्री में डायरकी का रेफरेंस आपको 1919 में दिखेगा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिखेगा। तो वहां पे क्या था, जो सब्जेक्ट थी, डिफरेंट सब्जेक्ट थी, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके डाल दिया गया था, ठीक है। तो यही जनरली डायरकी का मतलब था उस रेफरेंस में। मैंने आज के रेफरेंस में आपको डायरकी का मतलब समझा दिया। आई होप आपको इस पूरे आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।